प्रिय विद्यार्थियों, आज इनकम टैक्स में जो अपना इनकम का हेड चल रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार और पेशे से आय, जिसमें अभी तक अपन ने ये देखा कि कौन कौन से खर्चे व्यापार की आय में से स्वीकृत और अस्वीकृत होते हैं। उनमें से कुछ पूंजीगत व्यय ऐसे होते हैं जिनके संबंध में अलग अलग प्रकार से कितनी राशि स्वीकृत होती है। इन पॉइंट्स को अपन देख रहे थे, जिसमें अपन ने अब तक देख लिया था कि जो पूंजीगत प्रारंभिक व्यय उनकी कटौती कैसे मिलती है, दूर संचार सेवाओं के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो पूंजीगत व्यय हैं उनकी कैसे मिलती है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यय हैं उनके संबंध में क्या प्रावधान है, और जो बाहरी संस्थाओं को जो दान देते हैं उनके संबंध में क्या प्रावधान है, ये अपन देख चुके हैं। अब आज अपन देखते हैं कि संपत्ति का निजी प्रयोग होने पर व्ययों की आनुपातिक कटौती मिलेगी। यदि ऐसे व्यय व्यापार और पेशे की आय में पूरे डेबिट कर दिए गए हैं लाभ हानि खाते में, तो जिस सीमा तक निजी प्रयोग हैं उस सीमा तक के व्यय को अस्वीकृत कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। यानी खर्चे में से जितना पार्ट निजी प्रयोग के व्ययों से संबंधित है उसको डिसअलाउ कर देंगे, और जो व्यापार से संबंधित है वो अलाउ रह जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उद्गम स्थान पर कर की कटौती न करने पर अस्वीकृत व्यय। अगर बिना टीडीएस काटे कोई पेमेंट होता है तो उसके संबंध में कौन से खर्चे डिसअलाउड होंगे और कब होंगे। इसमें पहला पॉइंट देखिए, यदि अनिवासी को वेतन के अतिरिक्त किसी भी व्यय का भुगतान हो तो उद्गम स्थान पर कर न काटने पर पूर्ण व्यय अस्वीकृत हो जाएगा। दूसरा, कर न काटने पर अनिवासी या भारत के बाहर किसी को भी वेतन का भुगतान करने पर पूर्ण व्यय अस्वीकृत होगा। तीसरा, निवासी व्यक्ति को भारत में वेतन या किसी भी व्यय का भुगतान बिना कर काटे करने पर व्यय का 30% भाग अस्वीकृत होगा। यदि पहली और तीसरी दशाओं में व्यापारी ने कर प्रतिवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व कर काटकर सरकारी खाते में जमा करा दिया है तो वह स्वीकृत होगा। अप्रमाणित भविष्य निधि से कर्मचारी को भुगतान, चाहे वह निवासी ही क्यों न हो, वो स्वीकृत होगा। परंतु यदि आय प्राप्त करने वाले ने समय पर कर जमा करा दिया हो तो करदाता को टीडीएस न काटने पर व्यय की कटौती मिलेगी। तो इस तरह से ये प्रावधान टीडीएस काट कर व्ययों का भुगतान करने के संबंध में स्वीकृत और अस्वीकृत खर्चे के बारे में ये प्रावधान आयकर में दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिश्तेदारों को सामान्य से अधिक भुगतान। यदि ऐसा व्यय पूरा का पूरा लाभ हानि खाते में लिख दिया गया है तो सामान्य दशाओं में होने वाले व्यय के अधिक को अस्वीकृत करते हुए लाभ में वापस जोड़ देंगे। यानी जो हिस्सा आधिक्य राशि का भुगतान है, यानी जितना भुगतान होना चाहिए उससे ज़्यादा जो भुगतान है वो डिसअलाउ कर देंगे। 10,000 से अधिक का कोई भी भुगतान जो खाते में जमा होने वाले चेक या डीडी से न किया जाए। कुछ अपवादजनक स्थितियों के अलावा अन्य स्थितियों में ऐसे व्यय को अस्वीकृत करते हुए लाभ में जोड़ देंगे जिनका भुगतान 10,000 से अधिक का है और वो बैंक चेक के माध्यम से या डीडी के माध्यम से नहीं किया गया है। माल के गाड़ी भाड़े के रूप में ट्रांसपोर्ट कंपनी को भुगतान हो तो वो 10,000 की जगह सीमा 35,000 लागू होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भुगतान करने पर ही स्वीकृत व्यय। कुछ भुगतान ऐसे होते हैं कि जिनमें भुगतान एक्चुअल पेमेंट होने पर ही वो स्वीकृत होते हैं। ऐसे कौन से हैं? जो उत्पाद कर है, तट कर है, बिक्री कर है, रेलवे को भुगतान, तो इनका एक्चुअल पेमेंट होने पर ये स्वीकृत होंगे। बैंकिंग कंपनी सूचीगत बैंक या सहकारी बैंक से
जो दीर्घकालीन ऋण ले रखा उस पर ब्याज, ये भी एक्चुअल पेमेंट होने पर अलाउड एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर पेमेंट नहीं हुआ है, अभी बकाया है, तो उसको अपन अलाउड एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे। आयकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक भी भुगतान कर दिया जाए तो वह राशि गत वर्ष में ही स्वीकृत व्यय हो जाएगी। ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो रिटर्न भरने तक उनका पेमेंट हो सकता है और वो अलाउड एक्सपेंडिचर में आएंगे? कर्मचारियों को दिए जाने वाला बोनस और कमीशन, भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान, राष्ट्रीय पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान जो कि मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर कमीशन के 10% तक हो, और ग्रेच्युटी में नियोक्ता का अंशदान। नेक्स्ट देखिए, भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान। प्रमाणित भविष्य निधि में जिस माह का अंशदान हो उससे अगले माह की 15 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए भविष्य निधि खाते में। इनमें 5 दिन की ग्रेस पीरियड है, वो छूट दे मिलेगी। यदि इस समय सीमा में राशि न जमा कराई जाए तो कभी भी छूट नहीं मिलेगी। चेक का संग्रहण कभी भी हो सकता है अगर चेक से भुगतान किया है तो। साझेदारों को ब्याज और पारिश्रमिक, साझेदारों को पूंजी पर एवं ऋण पर ब्याज 12% स्वीकृत होगा। स्वीकृत सक्रिय साझेदार को पारिश्रमिक लाभ के प्रथम 3 लाख तक लाभ का 90% या 1.5 लाख रुपए जो भी अधिक होगा और शेष लाभ का 60% स्वीकृत होगा। यदि साझेदारी सलेख में कम ब्याज या पारिश्रमिक है तो वो पूरा लागू होगा और पूरा स्वीकृत होगा। 20,000 से अधिक का ऋण या पुनः भुगतान खाते में जमा होने वाले चेक या डीडी से ही होना चाहिए। यदि सीमा प्रत्येक लेन देन की नहीं है बल्कि नए ऋण को मिलाकर कुल ऋण 20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में यदि नया ऋण या ब्याज का भुगतान वाहक चेक, रेखांकित चेक या नकद में हो तो इसे आय माना जा सकता है और ऋण या पुनः भुगतान के बराबर राशि का दंड भी लगाया जा सकता है। तो ये प्रावधान है कुछ खर्चों के संबंध में जिनके आधार पर अपन व्यवसाय की आय की गणना करेंगे। तब कौन से खर्चे को कितना अस्वीकृत करेंगे, कितना स्वीकृत करेंगे, ये अपन ने आज इसको देखा है।